एपिसोड 55। मैं ऊपर पहुंचा तो डीसीपी की बेटी अभी तक बेहोश थी। मैंने सरदार जी से कहा, इसे उठाकर तहखाने में ले चलो। सरदार ने लड़की को कंधे पर उठाया और मेरे पीछे पीछे तहखाने में आ गया। डीसीपी को लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ लटकी हुई टांगे और पुष्ट दिखाई दे रही थी। उसने हैरानी से पूछा, ये कौन है? सरदार जी ने उसे बड़ी एहतियात से बेड पर लिटा दिया। उसका चेहरा देखते डीसीपी दीवानों की तरह चीखा, राधा, मेरी बेटी तो ठीक तो है ना? फिर वो बिफर कर हमारी तरफ मुड़ा, इसे कौन यहाँ लाया है? उसने इंतहाई गलीज गाली बकते हुए कहा। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। वो बेड से टकराकर नीचे गिर पड़ा। इसे मैं यहाँ लाया हूँ और आइंदा अपनी गंदी जुबान काबू में रखना, समझे? मगर मेरी बेटी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी अगर मुझसे है तो मुझे गोली मारो। ना मैं तुम्हें गोली मारूंगा, ना तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ होगी। बस तुम्हें मेरे आदमी को वहां से छुड़ाना पड़ेगा। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? करना चाहते हो से क्या मतलब है? हम कर रहे हैं तुम्हें ब्लैकमेल। सरदार जी ने हंसकर कहा, अपनी बेटी की इज्जत और जिंदगी प्यारी है तो हमारे आदमी को वहां से निकाल दो, वरना अपनी बेटी को भूल जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे आदमी को वहां से निकलवा दूंगा, पर मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज भर्रा गई। इसे मैंने बहुत नाजों से पाला है। इसकी खातिर हुमायूं मिर्जा तो क्या, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी टकरा जाऊंगा। हाँ, अब की ना तुमने मर्दों वाली बात। चलो आंखों पर पट्टी बंधवाओ, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूं। मैं अपनी राधा से मिल तो लूं, इसे होश में तो आने दो। डीसीपी जज्बाती लहजे में बोला। सरदार जी ने ग्लास में पानी लेकर राधा के मुंह पर छींटे मारे तो जरा ही देर में उसने आंखें खोल दी। उसे होश में आता देखकर डीसीपी चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, राधा, मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? आप कहाँ चले गए थे पापा? राधा उठकर बाप से लिपट गई। मैं काम से गया था बेटी। फिर वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला, राधा बिटिया, आजकल मैं एक बहुत खतरनाक मिशन पर हूँ। उन लोगों ने धमकी दी कि अगर मैंने उनका साथ ना छोड़ा तो वो तुम्हें अगवा कर लेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। ये अंकल कामरान बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम इन्हीं के पास रहना, बाहर निकलने की जिद मत करना, तुम्हारे लिए बाहर बहुत खतरा है। तो उन लोगों का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते पापा? उन लोगों का पीछा छोड़ दिया तो हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। क्या तू चाहती कि हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचे? नो पापा। तो ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह अपने बेडरूम में जाओ और उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। वहां 2 बेडरूम और थे। उनमें से एक बेडरूम डीसीपी के इस्तेमाल में था, दूसरा सरदार जी ने राधा के लिए सेट कर दिया था। राधा सादतमंद बच्चों की तरह अपने बेडरूम में चली गई। उसके जाने के बाद सरदार जी ने डीसीपी की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे हाथ पकड़कर तहखाने से बाहर ले आया। मैंने फिर सरदार जी को घर में छोड़ा और डीसीपी को गाड़ी में बिठाकर इलाहाबाद के आखिरी सिरे तक ले गया। वहां जाकर मैंने उसकी आंखों से पट्टी खोल दी और उसे बताया कि तैमूर इस थाने में है, जिसकी हुदूद में शांतिपुर का इलाका लगता है। तुमसे कांटेक्ट कैसे होगा? राधा के पास घर का नंबर तो होगा ना, मैं तुमसे उसी नंबर पर राब्ता करूंगा। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो राधा को घर पहुंचा दिया जाएगा। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये कहकर मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने एहतियातन गाड़ी की नंबर प्लेटें भी बदल दी थी कि मुबादा डीसीपी उनके जरिए सरदार तक पहुंच जाए। वहां से मैंने गाड़ी का रुख उस गांव की तरफ मोड़ दिया जहां कांता और ग्लोरिया को छोड़ा था। जब मैं गांव की हुदूद में दाखिल हुआ तो सूरज निस सफर तय कर चुका था, मगर वहां अजीब सी अफरा तफरी थी। मेरी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजाने लगी। मैंने गाड़ी को घने दरख्त के नीचे रोक दिया और लॉक करके नीचे उतर आया। वहां से कुछ फासले पर आमों का एक छोटा सा बाग था। वहां एक बूढ़ा किसान बैठा हुक्का पी रहा था। मैंने उससे पूछा, बाबा, जग्गू का घर कौन सा है? मैं चूंकि रात में आया था इसलिए मैं वो मकान भूल गया था, या फिर मैंने उस वक्त इतनी तवज्जो नहीं दी थी। मुझे गली तो याद थी मगर मकान याद नहीं था। जग्गू का मकान? बूढ़े ने सहमे हुए अंदाज में मुझे देखा। वो सामने वाली गली में चौथा मकान जग्गू का है। फिर वो बोला, मगर वहां तो बहुत अन्याय हुआ है बाबूजी। क्या हुआ वहां? मेरा दिल अनजाने खदशों के बायस जोर जोर से धड़कने लगा। कल वहां डाकू आ गए थे। जग्गू के घर 2 मेहमान लड़कियां आई हुई थी। वो उनमें से एक को उठाकर ले गए। दूसरी लड़की जो कोई गोरी थी वो भी उस लड़की को बचाने के लिए उन डाकुओं के पीछे चली गई। क्या वो गाड़ी में आए थे? बड़ी सी एक गाड़ी थी उनके पास। मैंने डाकुओं को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, पर गांव वाले बता रहे थे कि वो 5 थे। उनके पास बंदूक और तमंचे भी थे। वो दीवार टापकर अंदर घुस गए। घर में उस वक्त कोई मर्द मौजूद नहीं था, बस घर की औरतें थी या फिर वो दोनों लड़कियां। उन लोगों ने घर की किसी शय को हाथ नहीं लगाया। जग्गू की घरवाली के पास अच्छा खासा जेवर भी है। बस उन्होंने एक लड़की को उठाया और हवा में फैर करते हुए भाग गए। दूसरी लड़की के पास भी तमंचा था। उसने डाकुओं में से एक को घायल भी कर दिया था, मगर उन्होंने फिर उसी लड़की को आगे कर दिया जिसे उठाया था, इसलिए दूसरी लड़की कुछ भी ना कर सकी। मगर मैंने ऐसी जीदार लड़की कभी नहीं देखी बाबूजी। डाकुओं के जाने के बाद वो रामू के घोड़े पर उनके पीछे गई थी। बस वो जब की गई अब तक नहीं लौटी।
मैं तो जानूं उसे भी डाकुओं ने पकड़ लिया या फिर मार दिया। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे कि यकीनी तौर पर कांता के चचा ठाकुर का काम था। उसके चक्कर में ग्लोरिया बेचारी खामखा मारी गई। बूढ़ा ठीक कह रहा था कि या तो डाकुओं ने उसे मार दिया था या फिर वो कांता की तरह उनकी कैद में है। जग्गू उस वक्त कहाँ था? जग्गू उस वक्त गांव में मौजूद नहीं था, वरना किसी डाकू की इतनी जरूरत है कि वह हमारे गांव की तरफ टेढ़ी नजर से देख सके। जग्गू उस वक्त यहाँ पहुंचा जब डाकू यहाँ से जा चुके थे। वो भी उसी समय घोड़े पर उनके पीछे चला गया। जग्गू के दूसरे साथी कहाँ थे? बूढ़े ने अचानक सर उठाकर मुझे देखा और मुश्तबा लहजे में बोला, तुम कहीं पुलिस के आदमी तो नहीं हो? नहीं बाबा, जो लड़की डाकुओं के पीछे गई थी वो मेरी पत्नी है। अरे वो तुम्हारी पत्नी थी तो फिर तुमसे क्या छुपाना? तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि जग्गू और उसके साथियों का धंधा क्या है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने तैश में आकर कहा। जब भी तो मुझे हैरत भी हो रही है कि चोरों के घर में मोर कैसे पड़ गए। दूसरी लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता था? बूढ़े ने पूछा। कुछ भी नहीं, मैंने किसी से उसकी हिफाजत करने का वादा किया था, मगर मैं अपने उस वचन पर भी कायम ना रह सका। वाह भैया वाह, खूब हिफाजत की उस लड़की की। तुम तो उसे यहाँ छोड़कर चलते बने। तुम्हें यह भी मालूम था कि जग्गू और उसके साथी रात को घर में मुश्किल से ही टिकते हैं। घर में सिर्फ जग्गू की बूढ़ी माँ या बीवी होती है। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ठाकुर की बोटियां नोचकर चील कौवों को खिला दूं। मैंने दिल ही दिल में कहा, ठाकुर अब तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। तू आज के बाद किसी भी वक्त मर सकता है, मगर मैं तुझे एकदम नहीं बल्कि किस्तों में मारूंगा। जब तक जिंदा रहेगा रोज जीता और रोज मरता रहेगा। मैं जरा जग्गू के घर हो लूं, मैंने बूढ़े से कहा और तेज तेज कदमों से जग्गू के घर की तरफ बढ़ गया। जग्गू की बीवी इससे पहले मेरे सामने नहीं आई थी, मगर वो मुझे पहचानती थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी कि मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत ना कर सकी भैया। उस लड़की को तो वो लोग उठा ही ले गए थे, मगर तुम्हारी बीवी ने भी हद कर दी। वो अकेली औरत उन डाकुओं के पीछे चली गई। उसने यहाँ भी एक डाकू का हाथ तोड़ दिया था, मगर वो 5 थे और वो अकेली। फिर उन्होंने कांता को जान से मारने की धमकी भी दी थी, इसीलिए तुम्हारी बीवी मजबूर हो गई, वरना शायद वो लोग कांता को यहाँ से नहीं ले जा सकते थे। जग्गू कहाँ गया है? वो उसके थोड़ी देर बाद पहुंचे थे। लगता था उन्होंने बहुत लंबा सफर पैदल तय किया है। उनके बाल और कपड़े गर्द में अटे हुए थे। वो बहुत बुरी तरह थके हुए थे। आते ही उन्हें ये इत्तला मिली। उन्होंने गांव से घोड़ा लिया और उसी वक्त चले गए। उसके बाद से न जग्गू लौटा न मेरी बीवी। मैंने पूछा। मेरे सब्र का पैमाना आहिस्ता आहिस्ता लबरेज होता जा रहा था। अच्छा, जग्गू या मेरी पत्नी लौटा है तो उससे कहना कि मुझसे इस नंबर पर बात कर ले। मैंने जेब से पेन निकाला और सिगरेट का खाली पैकेट उठाकर उसकी पुष्ट पर सरदार जी का नंबर लिख दिया। मेरी बीवी को तो वो जगह भी मालूम है जहां हम ठहरे हुए हैं। ये कहकर मैं दोबारा गाड़ी की तरफ आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मैंने सोचा पहले सरदार जी से मशवरा कर लूं। मुमकिन है डीसीपी ने उस वक्त तक तैमूर की रिहाई का बंदोबस्त कर दिया हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बेटी के पैर में कांटा भी चुभा तो वो मर जाएगा। मैं काफी देर तक गाड़ी में बैठा ग्लोरिया की हिमाकत पर ताव खाता रहा। भला इतने लोगों के मुकाबले में हीरोइन बनने की क्या जरूरत थी उसे? और अगर वक्ती तौर पर तैश आ भी गया था तो उन लोगों के पीछे जाने की क्या जरूरत थी? वो लोग तो ठाकुर के हुक्म के बंदे थे। इंसानों को कुत्तों और बिल्लियों की तरह मार देते थे। ठाकुर खुद जब अपनी सगी भतीजी के खून का प्यासा था तो उसने भरा ग्लोरिया का क्या हशर किया होगा। उसे तो सोचे समझे बगैर भून कर रख दिया होगा, और वो भी इस सूरत में जब ग्लोरिया वहां तक पहुंची होगी। मुमकिन है उसके किसी गुलाम ने रास्ते में ही ग्लोरिया को मौत की नींद सुला दिया हो, लेकिन मेरी अक्ल कह रही थी कि ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों के पीछे पीछे जग्गू भी गया था। गाँव की तरफ जाने वाले रास्ते इंसानों और जानवरों के कदमों से मुस्तकिल हो जाते हैं। उन रास्तों के अतराफ खुदरा घास और दूसरा झाड़ झंकाड़ उगाता है। उन लोगों ने अगर ग्लोरिया को मार दिया होता तो जग्गू को उसकी लाश जरूर मिल गई होती और वो लाश लेकर लौट आया होता। फिर घोड़े उमूमन अपना थान पहचानते हैं। अगर सवार गिर जाए या जख्मी होकर बागे छोड़ दे तो घोड़ा खुद ब खुद अपने थान पर लौट आता है। घोड़ा भी नहीं लौटा था। इसका मतलब यही था कि या तो ग्लोरिया ठाकुर की कैद में है या फिर उसे ठिकाने लगा दिया गया है। मेरा जहन मफलूज होकर रह गया था। एक मसला हल हो नहीं पाता था कि दूसरा मसला खड़ा हो जाता था। मैं चौंका उस वक्त जब उसी किसान ने मुझे आवाज दी, बाबूजी कुछ नारियल पानी पी लो, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो रही है। ये कहकर उसने कच्चा नारियल मेरी तरफ बढ़ा दिया। अभी मैंने नारियल के 2 घूंट लिए ही थे कि फिजा घोड़ों की टापों से मजरू हो गई। वो 10 के करीब घुड़सवार थे और सबके सब राइफलों से मुसल्लह थे। उनके दरमियान ग्लोरिया इस अंदाज से घोड़े पर बैठी थी कि 2 सवारों ने अपनी राइफल्स की उसे जद में ले रखा था। मैंने नारियल एक तरफ फेंका और भिन्नाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। उन घुड़सवारों में एक शख्स सबसे ज्यादा बारोब था। गालिबन वही उन सबका लीडर था, क्योंकि वो घोड़ा बढ़ाकर दूसरे लोगों से कुछ आगे आ गया था। उसके हाथ में जदीद किस्म की दूरमार राइफल थी और शाने से गोलियों की बेल्ट लटक रही थी। चौड़े चकले जिस्म पर खाकी बुशर्ट और पैंट थी। उसके चेहरे पर खासी घनी मूछें थी, जिनकी वजह से उसकी शख्सियत मजीद बारोब हो गई थी।
उनमें से किसी की नजर अब तक मुझ पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं उन सब के बाएं हाथ पर गाड़ी की ओट में खड़ा था। मूछों वालों ने चारों तरफ ताराना नजर डाली। हर शख्स उसे देखकर चुप गया था, सिवाय उस बूढ़े के जिसने मुझे नारियल का पानी पिलाया था। फिर मूछों वाला बुलंद आवाज में बोला, तुम में से जग्गू कौन है? उसकी बात का किसी ने जवाब ना दिया। वो फिर चीख कर बोला, जग्गू फौरन बाहर आओ, वरना हम पूरे गांव को आग लगा देंगे। इस दौरान में वो बूढ़ा जो मेरे नजदीक ही बैठा था उठकर मूछों वालों के सामने जा खड़ा हुआ। मूछों वालों ने हिकारत से बुढ़े को देखा और तंजिया अंदाज में बोला, तुम हो जग्गू? अगर जग्गू इस समय गांव में मौजूद होता तो तुझे यूं चीखने चिल्लाने की जरूरत ना पड़ती। ए, तुम कौन हो बड़े मियाँ? लगता है जग्गू से कोई रिश्ता है तुम्हारा। तू बता, तुझे जग्गू से क्या काम है और इस लड़की को क्यों पकड़ रखा है तूने? ज्यादा बकवास मत कर बुड्ढे। जग्गू ने हमारे ठाकुर साहब का खजाना हथिया लिया है। काफी अरसा पहले वो ठाकुर साहब की भतीजी को वरगला कर ले गया था। कांता अपने साथ लाखों रुपए के जेवरात और नकद रुपया भी लाई थी, वो सब जग्गू ने उससे छीन लिया है। तुम लोग कांता को तो ले गए हो, अब यहाँ क्या लेने आए हो? बूढ़े ने पूछा। मैं इस दौरान में गैर महसूस अंदाज में खिसकता हुआ अपनी गाड़ी की ओट में चला गया था। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाला और उसे आहिस्तगी से लोड कर लिया। अब मैं किसी भी लम्हे फायर कर सकता था। सीधी तरह जग्गू का पता बता दे बुड्ढे। तू है कौन जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है, और इस बेचारी लड़की को क्यों पकड़ रखा है? असल खजाना इस लड़की और जग्गू ने मिलकर छुपाया है। इस मेम ने ये बात खुद बताई है हमें। अब मुझे जल्दी से बता दे जग्गू का पता, वरना क्या? बुढ़ा हत्थे से उखड़ गया। वरना ये कि तू फिर बोलने के काबिल नहीं रहेगा। मैं तुझे 10 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। 10 मिनट बाद तेरा चिराग गुल हो जाएगा। फिर गांव के किसी और आदमी की बारी आएगी। जब तक हमें जग्गू नहीं मिल जाता, हर 10 मिनट बाद गांव का एक आदमी मरता रहेगा। फिर वो कलाई पर बंधी घड़ी देखकर बोला, तेरा वक्त तो पूरा हो गया बुढ़े। मूछों वाले ने यूं कहा जैसे जिंदगी और मौत का टाइम कीपर वही हो। फिर उसने शाने पर से राइफल उतारी, उसे लोड किया और बुढ़े का निशाना लेकर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि मेरे रिवॉल्वर ने शोला उगला। धमाका हुआ और मूछों वाले की पेशानी के अनवस्त में सुराख हो गया। दूसरी लम्हे वो खुद भी घोड़े की गर्दन की तरफ उलट गया। धमाके से घोड़ा बिदका और एक तरफ भागा। उसके साथियों की समझ में नहीं आया कि यह हुआ क्या है। फिर यके बाद दिगरे मैंने उन दोनों राइफल बरदारों की खोपड़ियों में सुराख किए जो ग्लोरिया पर मुसल्लत थे। उन दोनों के गिरते ही वहां भगदड़ सी मच गई। उन लोगों की समझ में नहीं आया था कि हमलावर कहाँ छुपा हुआ है। मौका मिलते ही ग्लोरिया घोड़े समेत वहां से निकल भागी। उसका रुख मेरी मुखालिफ सिमत में था। मैंने उसे आवाज देना चाही, मगर वो तो लम्हों में छलावे की तरह गायब हो गई। पहले मैंने सोचा कि गाड़ी में उसके पीछे जाऊं, मगर जिस रास्ते पर ग्लोरिया गई थी वो रास्ता गाड़ी के लिए मुनासिब नहीं था। अचानक मुझे वो घोड़ा दिखाई दिया जिस पर मूंछों वाला अब भी सवार था। वो घोड़ा लंबा चक्कर काटकर मेरी तरफ आ रहा था। जो ही वो मेरे नजदीक पहुंचा, मैंने जंप लगाई और उसकी लगाम जबड़ों के पास से पकड़ ली। घोड़े की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं भी कुछ देर तक उसके साथ दौड़ता चला गया। उसके साथ ही मैं खासी कुव्वत से घोड़े की लगाम भी खींच रहा था। भड़का हुआ घोड़ा बड़ी मुश्किल से काबू में आता है। अक्सर पकड़ने वाले को भी अपने साथ घसीट ले जाता है। घोड़ा रुका तो मुझे अपने बाजुओं की गैर मामूली कुव्वत का एहसास हुआ। गोली खाने के बाद मूंछों वाले ने मरते वक्त घोड़े की गर्दन मजबूती से थाम ली थी, वरना अब तक वो घोड़े से गिर चुका होता। मैंने बदिक्कत तमाम मूंछों वाले को घोड़े के नीचे से निकाला और फुर्ती से घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा भी इंतहाई सरकश था। अपनी पीठ पे किसी अजनबी का एहसास करते वो एकदम भड़क गया। उसने उछल कूद करके मुझे गिराने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। फिर उसने बिफर कर दायरे की सूरत में 2-3 चक्कर लगाए। बिलाखिर हथियार डाल और जिधर मैं उसे ले जाना चाहता था उसी तरफ सड़पट दौड़ लिया। अगर हमलावर अफरा तफरी में फरार ना हुए होते तो इस मौके पर बहुत इत्मीनान से मुझे मार गिराते, क्योंकि मेरी सारी तवज्जो उस सरकश घोड़े पर थी। वो बहुत बेहतरीन और कीमती घोड़ा था। वो लोग ना जाने कितनी दूर से आ रहे थे। घोड़े का पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। इसके बावजूद उसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था, मगर ग्लोरिया जाने किस बर्फ रफ्तारी से गई थी कि कई मील तक मुझे उसकी झलक भी ना दिखाई दी। अचानक वो पगडंडिक दोराहे पर खत्म हो गई। वहां से एक रास्ता दाएं तरफ जा रहा था और दूसरा बाएं तरफ। मैं चंद लम्हों को वहां रुक गया और अंदाजा लगाने की कोशिश की कि ग्लोरिया किस तरफ गई होगी। घोड़े से उतरकर मैंने जमीन का जायजा लिया कि मुमकिन है मुझे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिसके जरिए मुझे ये इल्म हो कि ग्लोरिया किस तरफ गई है। पगडंडी पर मुख्तलिफ जानवरों के खुरों के निशानात थे। मैं खोजी तो था नहीं कि खुरा देखकर मालूम कर लेता कि ग्लोरिया का घोड़ा किस तरफ गया है। उसी वक्त मुझे सामने से 2 देहाती आते दिखाई दिए। मुझे देखकर वो खुद ही रुक गए और आपस में खुसर फुसर करने लगे। सुनो, तुमने यहाँ से किसी लड़की को तो गुजरते नहीं देखा? वो सफेद घोड़े पर सवार थी। घोड़े पर लड़की? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वो लड़की देखने में कैसी लगती थी? दूसरे आदमी ने पूछा। वो लड़की हिंदुस्तानी नहीं, अंग्रेज है। मैंने जानबूझकर अंग्रेज का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि आम आदमी हर गैर मुल्की को अंग्रेज ही समझता है। नहीं, हम बहरामपुर से आ रहे हैं। ये रास्ता सीधा वहीं जाता है। हमने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा, बल्कि किसी भी घुड़सवार लड़की को देखा ही नहीं। दूसरे ने जवाब दिया। इसका मतलब यह था कि ग्लोरिया उस तरफ नहीं गई थी।
मैंने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और घोड़े को दूसरे रास्ते पर डाल दिया। फिर मैं तकरीबन 25-30 मील तक उसी रास्ते पर घोड़ा दौड़ाता रहा, मगर मुझे ग्लोरिया की परछाई भी दिखाई ना दी। रास्ते में मिलने वाले लोगों से मैंने उसके बारे में पूछा भी, मगर हर आदमी का जवाब नफी में था। ना जाने उसे जमीन खा गई थी या फिर आसमान निगल गया था। कई घंटे तक ख्वार होने के बाद मैंने यही फैसला किया कि ग्लोरिया की तलाश तर्क कर दी जाए। अचानक मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। ग्लोरिया वहां से सीधी सरदार जी के बंगले की तरफ गई होगी। उसने मुझे देख लिया होगा, मगर यही सोचा होगा कि इन लोगों से निमटकर मैं भी उसी तरफ आऊंगा। फिर मुझे याद आया कि ग्लोरिया भागी नहीं थी, बल्कि फायरिंग की आवाज से उसका घोड़ा बिदक गया था, वरना मुमकिन है वो वहां रुककर मेरी मदद करती। ये सोचकर मैंने घोड़े का रुख मोड़ दिया। अब मैं दोबारा जग्गू के गांव की तरफ जा रहा था। मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी थी। मेरा इरादा था कि घोड़ा वहीं छोड़कर गाड़ी में इलाहाबाद की तरफ निकल जाऊंगा। मुमकिन है उस वक्त तक जग्गू भी लौट आया हो, उससे भी मुलाकात हो जाए और ताज़ा तरीन सूरत हाल का इल्म भी हो जाएगा। मुझे कांता की तरफ से भी तशवीश थी। मैंने उसकी हिफाजत का वादा किया था, मगर इसमें नाकाम रहा था। ना जाने ठाकुर ने उसके साथ क्या सलूक किया हो। फिर मुझे याद आया कि ठाकुर के आदमी किसी खजाने का तस्करा कर रहे थे। ना जाने कांता ने या ग्लोरिया ने उन्हें क्या कहानी सुनाई थी। मैं दोबारा जग्गू के गांव पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। गांव के बेशतर लोग घरों के बाहर चारपाइयों पर बैठे थे। मेरा घोड़ा बुरी तरह थका हुआ था, इसलिए बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा था। मैं खुद भी उसे दौड़ाना नहीं चाह रहा था। अचानक खेतों में से एक आदमी उछलकर बाहर निकला और जोर जोर से हाथ हिलाकर मुझे रुकने का इशारा करने लगा। मैंने लगाम खींची और फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर देखते उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। फिर उसी हालत में वो मेरे नजदीक आ गया। मैं उसे देखते ही पहचान गया कि वो जग्गू का साथी था। क्या बात है? मैंने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए पूछा। गांव में पुलिस मौजूद है, वहां आपके लिए खतरा है। जग्गू किधर है? उन्हें भी हमने वापस भेज दिया है। जब ठाकुर के आदमी कांता को उठाने आए थे तो तुम लोग कहाँ थे? उस वक्त हम में से कोई भी गांव में मौजूद नहीं था। हम लोग एक जरूरी काम से गए हुए थे। मैं जानता था कि उसका जरूरी काम क्या होगा। फिर मुझे अपनी गाड़ी का ख्याल आया। मेरी गाड़ी पर तो शायद पुलिस ने कब्जा कर लिया होगा। आपकी गाड़ी हरनाम चाचा ने वहां से हटा दी थी। अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। ये भी अच्छा हुआ कि आपने गाड़ी बंद नहीं की थी, चाबी भी उसी में लगी छोड़ दी थी, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। अच्छा, अब मुझे गाड़ी चाहिए। गांव में इस वक्त पुलिस मौजूद है। गाड़ी मिलना तो बहुत मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करता हूँ जब तक आप यहीं खेतों में बैठे। अगर काम बन गया तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक है, ये घोड़ा अपने साथ ले जाओ। घोड़े को भी यहीं कहीं बांध दें। गाड़ी नहीं मिली तो फिर ये घोड़ा ही आपके काम आएगा। उसकी बात माकूल थी। पुलिस के ख्याल में इस वारदात की नौयत क्या है? पुलिस का विचार है कि डाकुओं के 2 गिरोहों में झगड़ा हुआ है। उसी झगड़े में 3 आदमी मारे गए हैं, मगर मरने वाले तो ठाकुर के आदमी हैं। वो डाकू कैसे हो गए? जग्गू का साथी पहली बार मुस्कुराया। उनमें से कोई भी ठाकुर का आदमी नहीं है। तीनों मरने वाले नामी गिरामी डाकू हैं। पुलिस ने उन्हें शनाख्त कर लिया है। ठाकुर ने पैसे देकर उन्हें इस काम पर राजी किया होगा। वो बहुत अय्यार और मक्कार आदमी है। वो अपने आदमियों को क्यों दांव पर लगाता? पुलिस का विचार है कि उन तीनों को जग्गू ने मारा है। इस विचार की वजह? इतना बेहतरीन निशाना सिर्फ जग्गू का है। गोलियां उनके माथों के बिल्कुल बीच में लगी हैं। अच्छा, अब तुम जाओ। जब तुम आओगे तो मैं खुद ही बाहर निकल आऊंगा। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने उसका नाम तो पूछा ही नहीं। मेरे पूछने पर वो बोला कि उसका नाम मनोहर लाल है। उसके जाने के बाद मैं घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल ही खेतों में घुस गया। खेतों के मुंडेर के साथ साथ खुदरा घास उगी हुई थी। कुछ फासले पर पानी का एक जौहड़ भी था। मैंने घोड़े को छोड़ दिया। पहले उसने खूब सैर होकर जौहड़ से पानी पिया, फिर हरी हरी घास खाने लगा। मैंने भी जौहड़ के किनारे बैठकर मुंह हाथ धोया। कुछ देर तक मैं वहीं घास पर लेटा रहा। अचानक मुझे ख्याल आया कि मनोहर लाल आएगा तो वहीं मेरा इंतजार करेगा जहां उसने मुझे छोड़ा था। मुमकिन है वो आकर चला गया हो। खेतों में से पगडंडी नजर नहीं आ रही थी। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और घोड़े को वहीं छोड़कर उस तरफ बढ़ा जिधर मनोहर लाल से मुलाकात हुई थी। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। अंधेरा होने के साथ ही मच्छरों ने भी मुझ पर यलगार कर दी थी। फिर मुझे काफी दूर से किसी शख्स का हेबला नजर आया। मैंने उसे कदोकामत और चाल ढाल से पहचान लिया। वो मनोहर लाल था। जब वो मेरे नजदीक पहुंचा तो मैंने आहिस्ता से सीटी बजाई। मैं खेतों में छुपा हुआ था, इसीलिए उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। इस तरफ चले आओ मनोहर, मैंने आहिस्तगी से कहा। वो मेरी आवाज के सिंध पर चलता हुआ खेतों में आ गया। क्या रहा? हरनाम चाचा गाड़ी लेकर गांव के दूसरे सिरे की तरफ जा रहा है। आपको भी लंबा चक्कर काटकर वहां पहुंचना पड़ेगा। गांव में पुलिस अभी तक मौजूद है। उन्होंने तो अब तक मरने वालों की लाशें भी नहीं उठाई हैं। मैं आपको रास्ता समझा देता हूँ। आप घोड़े पर बैठकर वहां पहुंचे। हरनाम चाचा आपका इंतजार कर रहा होगा। फिर उसने मुझे रास्ता समझाया और उस वक्त तक वहीं खड़ा रहा जब तक मैं रवाना नहीं हो गया। गांव के दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए मुझे खासा लंबा चक्कर काटना पड़ा। हरनाम चाचा मेरा इंतजार कर रहा था। वहां मेरी गाड़ी भी मौजूद थी।
मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा, यहाँ गाड़ी लाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई चाचा? तकलीफ कैसी बेटा, कुछ दूर तक तो मनोहर से तुम्हारी गाड़ी को धक्का लगवाया कि उसके इंजन की आवाज़ से पुलिस वाले होशियार ना हो जाएं। फिर गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ ले आया। मैंने 30 साल तक ट्रक चलाया है। ऐसा करो चाचा, अब तुम इस घोड़े पर चले जाओ। फिर मैंने जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और चाचा से कहा, ये रख लो। मैं मुझे इतना जलील मत करो बेटा, बूढ़ा जरूर हो गया हूँ मगर अभी तक। ये बात नहीं है चाचा, मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तुमने मुझे चाचा कहा है बेटा, बड़े बच्चों से लेते नहीं है, उन्हें देते हैं। इसी पगडंडी पर सीधे चले जाना। 7-8 मील के बाद ये रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। वहां से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाना। उस रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद तुम मेन रोड तक पहुंच जाओगे। जाओ, अब देरी मत करो। मैंने इंजन स्टार्ट किया और गियर में डालकर गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी।